टू के एक टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो स्केलर प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन, उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना दो वेक्टर्स का, इस तरह लिखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में डॉट लगाया हमने, और वो इक्वल होगा ए बी कॉस ऑफ थीटा के। तो इस वजह से, इस डॉट की वजह से ही इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, जो तो हमने आज हम डिस्कस करनी है स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, कुछ खसूसियात हैं स्केलर प्रोडक्ट की जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं सिर्फ एडिशन की बात करूँ, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो यही है कि अगर हम 2 को 5 में ऐड करें तो उसका आंसर 5 + 2 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम जगह को चेंज करके दो नंबर को ऐड करें तो उनका आंसर सेम रहता है ना? तो ये है जी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव लॉ को, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। क्या मतलब इस बात का कि अगर हम ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो इक्वल आएगी ए बी कॉस ऑफ थीटा के, जिसको हम बाद में इस तरह भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा, और बी ए कॉस ऑफ थीटा को बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी की वैल्यू इक्वल आ रही है बी डॉट ए की। तो ये ही कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है। सही है, बढ़िया। जी जी तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है कॉम्पिटिटिव लॉ को। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वाज रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को, कि अगर हम कोई दो ऐसे वेक्टर्स लें, लेट्स सपोज ये वेक्टर है वेक्टर ए, और ये कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनके दरमियान में पाए जाने वाले जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका आंसर आता है 0। क्यों 0 आता है? उसकी वजह भी जान लें कि ए डॉट बी जो होता है ना, वो इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90। 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री पर आंसर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री पर बच्चे आंसर होता है 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है? अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ थीटा यूज होता है, और 90 डिग्री पर कॉस की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो 0 ए बी से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे देता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। सही है। जी अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि हमारे जो यूनिट वेक्टर हुआ करते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या क्या यूनिट वेक्टर्स थे? एक्स एक्सिस एक्स को एक्सिस के लॉन्ग जो हम्म एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो था वो था आई आई वेक्टर, आई और सॉरी आई यूनिट। जी। हम्म और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो था वो था जे यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस के लॉन्ग जो था वो था के यूनिट वेक्टर। अब इनके दरमियान में एंगल कितना है? 90। 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ जे यूनिट वेक्टर के साथ, तो क्या आंसर आना चाहिए? आई जे कॉस थीटा, तो वो भी 0 हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आई और जे के दरमियान में हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 डिग्री, ऐसे ही होगा ना? जी। और कॉस 90 डिग्री पर आंसर 0। तो 0 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0। तो आई डॉट जे का आंसर क्या हो गया? 0। 0। जे डॉट के का आंसर क्या होगा? 0। हाँ जी, जे डॉट के का आंसर भी 0 ही होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। के डॉट आई का आंसर क्या होगा? ये भी 0। ये भी 0 होगा, क्योंकि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ये भी पता चल गया। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? दो ऐसे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। लेट्स सपोज ये जी वेक्टर है वेक्टर ए, ये वेक्टर वेक्टर बी,
इन दोनों की डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होता है। 0 क्योंकि मीट नहीं करते। जी, तो एंगल 0 डिग्री होता है पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में। तो लिखा हुआ है यहाँ पे हमने कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम दो वेक्टर्स लें ए और बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें और वो दोनों वेक्टर्स हों पैरेलल, तो उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। थीटा में एंगल 0 डिग्री पुट कर देंगे। कॉस 0 डिग्री पर आंसर क्या होता है? 1। 1 होता है। तो जब कॉस की जगह पर 1 पुट करेंगे कॉस 0 डिग्री की जगह पर, तो आंसर ए डॉट बी का ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो हमें पता चला कि दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ प्रोडक्ट, कि अगर एक वेक्टर लें, वेक्टर ए, उसका उसी के साथ खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो उसको सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है कि ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए के साथ, तो वो इक्वल आएगा फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब थीटा कितना एंगल होगा? ए का ए की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है, तो एंगल वही 0 डिग्री होगा ना। जी। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री पर आंसर फिर से 1। 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए ही रहा, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो गया। अगर एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर आता है। तो बी डॉट बी का जी। आंसर क्या आएगा? B²। हाँ जी, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है और के यूनिट वेक्टर है। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। तो अगर हम आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें आई यूनिट वेक्टर के साथ, उसी के साथ, यानी कि ये सेल्फ प्रोडक्ट ही हो गया ना। जी। तो फर्स्ट आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर 1 आ गया। पता चला आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। जे डॉट जे का आंसर 1। 1, के डॉट के का आंसर भी 1। 1। तो पता चला कि जब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 1 आता है, और दो ऑपोजिट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0 आता है। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो जिनकी डायरेक्शन एक जो दूसरे के आपस में बिल्कुल भी। अपोजिट हो। ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन में अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो वो इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा में हम पुट कर रहे हैं एंगल 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री पर आंसर क्या होता है? -1। ठीक है। कॉस 180 डिग्री पर आंसर होता है -1, तो यहाँ पे ये -1 आ गया। -1 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो -AB। तो क्या पता चल रहा है कि दो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उन्हीं के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव आंसर आ जाता है। जी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। सही है। जी। तो अब मुझे बताओ कि बी डॉट सी दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका आंसर क्या आएगा? -BC का मैग्नीट्यूड। -B मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये बातें भी जहन में रहनी चाहिए। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या मतलब है इस बात का कि फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखा जा रहा है। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और इसी तरह ए जी के यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है बात? जी। इसी तरह एक और वेक्टर है वेक्टर बी, उसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिया हुआ है। बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई
जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब हमसे कहा जा रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ए डॉट बी फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे हम, ए की जगह पर उसी के ये एक्स कंपोनेंट्स का आंसर पुट कर देंगे, यानी कि ए की जगह पे उसकी वैल्यू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। इस सब का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी की वैल्यू के साथ, जो कि है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है बात? जी अब क्या करना है, अब हमने पहले ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है बारी बारी। सही है? जी सर पता है। ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। अब यहीं से एक बात समझ लें कि आई डॉट आई का आंसर, अभी हमने पीछे देखा क्या आंसर आ रहा था, आई डॉट आई का आंसर जीरो जीरो बच्चे नहीं वन। वन। आई डॉट है जी। आई डॉट आई का आंसर वन आ रहा था। मैंने कहा था कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होगा, जबकि ऑपोजिट जी यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका आंसर जीरो होगा, है ना? जी तो आई डॉट जे का आंसर जीरो, जीरो बी एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर ए एक्स बी एक्स ये तो बाकी रह गया, बाकी ये वाली टर्म हो गई जीरो। अगर हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका जीरो आएगा सर, क्योंकि उसमें जो हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें cos थीटा की जो वैल्यू हम लगाते हैं वो हम 90 डिग्री लगाते हैं, और cos 90 जो है वो जीरो के इक्वल होता है। जी, तो यही वजह है कि जब ए एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसका आंसर भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह ए वाई जी जे जे यूनिट वेक्टर का बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? जी तब भी जीरो आएगा। तब भी जीरो आएगा। ए वाई जे यूनिट वेक्टर का बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या आंसर आएगा? ए वाई बी ए वाई बी वाई। बी वाई जी जी, इसी तरह ए वाई जे यूनिट वेक्टर का बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आंसर आएगा? जीरो। जीरो आएगा। अब ए जी के यूनिट वेक्टर और बी एक्स आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ किसके इक्वल आएगा? ये भी जीरो। ये भी जीरो। ए जी के बी वाई जे इसका जीरो जीरो। तो ए जी के और बी जी के का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर आता है ए जी बी जी। तो हमें पता चला कि ए डॉट बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ए के एक्स कंपोनेंट को बी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके ए वाई ए के वाई कंपोनेंट को बी के वाई कंपोनेंट से, ए के जी कंपोनेंट को बी के जी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड अप करना होगा। ठीक है? जी तो ये जी इस तरह से डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। अब अगर हमें ए और बी इस तरह से गिवन हो और हमसे कहा जाए कि इनके दरमियान में जो एंगल थीटा होता है वो मालूम करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए डॉट बी की ये वाली वैल्यू पुट करनी होगी जो कि इक्वल होती है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। इसी के इक्वल होता है ना? जी तो ए डॉट बी की जगह पे हमने पुट कर दिया ए बी कॉज ऑफ थीटा, वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा? ए एक्स ये बी एक्स एक्स जी प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो हमने cos थीटा यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है, तो cos थीटा फाइंड आउट करना होगा, तो इस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड को इधर डिवाइड करेंगे तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी। तो ये cos थीटा इक्वल आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाई ए बी। अगर हम cos को इधर ले जाएं तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू, हमारे पास थीटा को फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी थी। जी ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। या फिर